हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, यानी हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो है जिसमें दो टॉपिक्स कवर किए गए हैं, एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009, जो कि ऑलमोस्ट हर टीचिंग एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। दूसरा, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि ये जो 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आप इन सबको अटेम्प्ट करके देखें और देखें कि आपके कितने जो है क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 10th स्टैंडर्ड शुड बी मेड। यानी जो 10वीं के एग्जाम होते हैं, बोर्ड जो एग्जाम है, वो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किस तरीके से होने चाहिए। यानी वो कंपलसरी होने चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स ही कंपल्शन हो, ऑप्शनल होने चाहिए, या नॉट नेसेसरी, या जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स जो है वो हों ही, या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो आप जो है एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, ये जो ऑप्शनल की बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट। यानी कि कौन सी जो एज ग्रुप है उसके लिए जो राइट टू एजुकेशन हम पढ़ते हैं वो फंडामेंटल राइट की तरह। फंडामेंटल राइट यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिनके वायोलेशन पे आप जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, कौन सी एज ग्रुप के वो बच्चे हैं? सो ऑप्शन ए होगा 6 to 15 ईयर्स, बी 6 to 12 ईयर्स, सी 5 to 14 ईयर्स, और डी जो है वो 6 to 14 ईयर्स। तो ये 6 से 14 साल के बच्चों की बात करते हैं, जो आरटीई जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो एक्ट है वो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आरटीई एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की थी, राइट टू एजुकेशन की फंडामेंटल राइट कौन सी एज ग्रुप में है, अब बात हो रही है कि राइट टू एजुकेशन जो बच्चों का राइट है पढ़ने के लिए, वो डिसेबल पर्सन के लिए, या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए कौन सी एज तक है। क्या उनके लिए भी 6 से 14 साल है, या 5 से 18, या 6 से 18, या 6 से 15 साल? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 6 से 18 साल। नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उनके लिए 6 से 14 साल है, लेकिन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ये 6 से 18 साल तक कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ये बात करता है आरटी एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। यानी आरटी 2009 के अकॉर्डिंग, जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए? इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स। यानी कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जो है पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी स्टडी जो है, ताकि उनको लाइफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके। एट होम विद देयर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट। या फिर उनको घर पे ही पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं, या जो केयर गिवर हैं, यानी जो उनका ध्यान रखते हैं, गार्जियन लगा लीजिए। तो उनकी नेसेसरी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए घर पे ही पढ़ा दिया जाए उनको। सी ऑप्शन है, इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम। यानी स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए जहाँ पे उन्हीं की तरह के बच्चे जो है वो पढ़ते हों, एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए बने हों। डी ऑप्शन है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू केटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। यानी कि आप सबको एक साथ पढ़ाइए, जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं वो भी, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन हैं वो भी, इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में। हाँ, उनको जब आप इंक्लूड कर रहे हैं सबको इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो क्या हो जाएगा, आप उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखेंगे। सो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में उनको पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि स्पेशल स्कूल्स की अब हम बात कभी नहीं करते हैं, हम यूजुअली इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात करते हैं। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो घर पे पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप सिर्फ घर तक ही सीमित रखिए उनको, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बात नहीं होती है। सो हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन के आसपास की जो चीज़ें हैं उस तरीके का ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू, यानी कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो बच्चों को एंजाइटी या स्ट्रेस इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे उनको अवॉइड कम किया जा सकता है, बच्चों की हेल्प कैसे की जा सकती है। सो ऑप्शन ए है टीचिंग से, बी है गाइडेंस और काउंसलिंग से, सी है कमांडिंग से और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो टीचिंग ठीक ठाक लगता है कि आप ठीक है उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने से जो आप उनको नई चीज तो सिखा सकते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से कैसे डील करेंगे। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर है सिक्स, एनसीएफ रिकमेंड्स द टोटल होमवर्क टाइम फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स एज, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए होमवर्क टाइम कितना अलॉट करता है, रिकमेंड करता है एनसीएफ 2005। सो 2 hours a day, 3 hours a day, 4 hours a day एंड 5 hours a day। आंसर जो है इसका ए हो जाएगा 2 hours a day। नेक्स्ट है टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर को किस तरीके से देखा गया है, एक बॉस की तरह, लीडर की तरह, फैसिलिटेटर की तरह या सब की तरह, इन सबको मिला के। सो इसका आंसर सी हो जाएगा, फैसिलिटेटर की तरह एनसीएफ 2005 टीचर को देखता है कि आप बच्चों के लिए एक गाइड हैं, उनको आप हेल्प करेंगे, बेसिकली मोर नॉलेजेबल अदर लगा लीजिए, या आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, स्पून फीडिंग वाली बात ये नहीं करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज, तो क्या फुल फॉर्म होगी इसकी, चाइल्ड सेंटर्ड इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन। सो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, क्योंकि इस तरीके की टर्म्स इजी होती हैं लेकिन जब ऑप्शन अजीब से आ जाते हैं जहां पे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, एजुकेशन, सो आपने अगर एक रीडिंग ले रखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021, यानी कि जो नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क है, जैसे एनसीएफ हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क की बात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है, उसका प्रपोज्ड नाम क्या है, क्या नाम रखने की बात की गई है। सो नाम क्या है, ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। सो ये तो होगा नहीं क्योंकि एनसीटीई ही इस फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करती है। फिर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021, साउंड्स गुड। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, हम टीचर एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ऐसे ही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, तो एनसीएफटीई। फिर है अंडर द आरटीई द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी इन द स्टेट विल बी, यानी स्टेट लेवल पे चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी क्या होगी अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट, SIERT, SCPCR, SDMC यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर बी हो जाएगा और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ऐसे ही नेशनल लेवल पे भी एक चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी होती है, उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम किसका है, यूजीसी का, एमएचआरडी का, एनसीईआरटी का और नेक का। सो यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आप ग्रांट अलॉट करता है रिसर्च में यूजुअली, एमएचआरडी के अंडर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं क्योंकि एमएचआरडी के अंदर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट था वो आता था, लेकिन अब तो एमएचआरडी का नाम ही जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रीडिजाइन कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एमएचआरडी, और वही एजुकेशन पॉलिसीज को जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। एनसीईआरटी जो है वो स्कूल लेवल के लिए है, नेक जो है वो जो ग्रेडिंग देते हैं यूनिवर्सिटीज को उसके लिए एक बॉडी है। MLL अप्रोच स्टैंड्स फॉर, MLL की फुल फॉर्म बेसिकली पूछी गई है। ऑप्शन ए है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। सो आंसर जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे एक्ट्स में या कमीशंस में आपने बात सुनी होगी ये कि एटलीस्ट इतना, यानी आप अगर 8th तक की बात कर रहे हैं तो 8th क्लास के बच्चे को कितना आना चाहिए पढ़ने में या लर्निंग जो है उसकी, कि आप अगर 8th क्लास पास कर चुके हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है कि मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। तो इसका MLL का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन इन अकॉर्डेंस विद आरटी। आरटी के अकॉर्डिंग आपको सही चूज करना है। द करिकुलर एंड इवेल्युएशन प्रोसेस शुड, जो करिकुलम और इवेल्युएशन के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो शुड मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर ट्रोमा एंड एंजाइटी, यानी बच्चे को जो है डर भय या जो ट्रोमा की सिचुएशन है या बेचैनी है एंजाइटी है वो चीजें उससे फ्री करे या वो चीजें ना हो, बच्चे हंसी खुशी जो है वो एग्जाम देने आए। बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ना कि टीचर सेंटर्ड। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज टू बी इन मदर टंग एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके जितनी क्लासेस तक हम पॉसिबल कर पाए उस चीज को, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में होना चाहिए, क्योंकि मदर टंग में बच्चा जो है वो फ्लोलेस इजीली सीखता है। ठीक है, तो वो फ्लो जो है उसके अंदर रहता है, तो फ्लो में बच्चा मदर टंग में जल्दी चीजें कैच करता है। सो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि करिकुलर और इवेल्युएशन प्रोसेस को हम जितना स्मूथ बना पाएंगे, जितना चाइल्ड सेंटर्ड बना पाएंगे, और बच्चे जो है हंसी खुशी उनको फील ही ना हो कि एग्जाम है, कि कई बार होता है ना बच्चे एग्जाम के डर से जाना पसंद नहीं करते कि आज तो टेस्ट है पेट दुख रहा है, सो वो वाली चीजें ना हो, इसलिए क्योंकि उनमें फियर होता है, तो वो फियर को रिमूव करना और एक फियर फ्री या फिर ट्रोमा फ्री या एंजाइटी फ्री जो एनवायरमेंट एक क्रिएट करना इवेल्युएशन प्रोसेस में, वो बहुत जरूरी है। तो आरटीई एक्ट इसकी बात करता है। फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ वन हेड टीचर इज रिक्वायर्ड व्हेन टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स एक्सीड, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ की बात हो रही है प्राइमरी स्कूल की। सो एक हेड टीचर रिक्वायर है, कब एक हेड टीचर कंपलसरी है, होना ही चाहिए जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने से ज्यादा हों। ऑप्शन ए है 100, 150, 200 और 120। सो प्राइमरी लेवल पे ये क्या आ जाएगा, 150 इसका आंसर होगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो प्राइमरी लेवल पे हम बात करते हैं पीपल टीचर रेशियो में, पीपल 30 टीचर 1, यानी 30:1। अगर 30:1 के हिसाब से देखेंगे तो 150 स्टूडेंट अगर हैं तो 3×5 = 15, यानी कि 5 टीचर्स हमें चाहिए हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम जो पीपल टीचर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। तो 150 के अलावा, यानी अब इसीलिए ये बात, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो 150 को एक्सीड कर रहा है इन 5 टीचर्स में ही हेड टीचर इन्वॉल्व है या इनके अलावा जो है वो होना चाहिए, यानी 6th जो है वो हेड टीचर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 150 के ऊपर इन 5 टीचर्स के अलावा जो है ये हेड टीचर अपॉइंट होगा या रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही है इनमें अकॉर्डिंग टू आरटी 2009 के अकॉर्डिंग। फिर है फर्स्ट ऑप्शन इसमें स्कूल्स में चार्ज कैपिटेशन फीस, यानी स्कूल्स जो है वो कैपिटेशन फीस ले सकते हैं। दूसरा है स्कूल्स कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को भी रख सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा सही है आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन ए है ओनली वन, ओनली टू, नीदर वन नोर टू, या फिर दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीदर वन नोर टू, क्योंकि कैपिटेशन फी आप जो है स्कूल चार्ज नहीं कर सकता बच्चे से, और स्क्रीनिंग प्रोसेस भी जो है वो नहीं होगा, एडमिशन आपको देना ही पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 फॉर क्लास 6 to 8 नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर, यानी एक साल में, जब हम अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं 6 to 8 क्लास की, सो एक साल में जैसे 365 दिन होते हैं तो उसमें संडे छुट्टी वगैरह हटा के नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है 200, 220, 240 या 180 डेज। तो इसका आंसर जो है वो 220 डेज हो जाएगा। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ये नंबर ऑफ डेज अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसका एम क्या है, यानी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो है वो क्या है, इज द क्रिएशन ऑफ बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर बी हो जाएगा कि आप जितनी ज्यादा लैंग्वेज बच्चे को आती होंगी दैट विल बी हेल्पफुल। सो मल्टीलिंगुअलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म की के लिए ही जो है वो एम है, मल्टीलिंगुअलिज्म एक एम है जब आप इंग्लिश सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A एंड द आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब जो है ये एनफोर्समेंट हुई या कब एनफोर्स किया गया आरटीई एक्ट जो है 2009 जिसको हम बोलते हैं। सो 1 अप्रैल 2010, 1 मई 2010, 1 जून 2010 और 11 अप्रैल 2010। सो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को ये एनफोर्स किया गया था, और आरटीई एक्ट के साथ साथ आर्टिकल 21A भी एनफोर्स किया गया था, ये ध्यान रखना है।
अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कॉमन सोर्स क्या होगा कि बच्चे जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे। सो पहला है लॉन्ग वे टू स्कूल, की बहुत दूर है स्कूल और उनको या तो पैदल जाना है या फिर उनको अगर बस में भी जा रहे हैं तो वो इतनी दूर है कि वो ट्रेवलिंग में ही थक जाएं, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरा है कॉर्पोरल पनिशमेंट, ऑब्वियसली टीचर अगर बच्चे को मार रहा है तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। हैवी स्कूल बैग्स, बच्चे के वजन से ज्यादा स्कूल बैग्स हो जाते हैं, इतनी सारी नोटबुक्स और बुक्स हो जाती हैं। सो फिजिकल डिस्कम्फर्ट की जब हम बात करें तो ये चारों ही से तीनों सही है, लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सीआरसी। सीआरसी जो है वो क्या है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर जो है वो सीआरसी के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। ये तीनों तरीके के राइट्स की ही बात करते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट, ऑर्गेनाइज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, एनसीएफ draws attention on other curricular areas such as, तो कौन कौन सी एरियाज की ओर बात करता है एनसीएफ, आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो एनसीएफ जो है वो 8 से 9 सब्जेक्ट्स की बात करता है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एनसीएफ 2005 एक बार भी रीडिंग लिए तो आपको पता होगा, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वो इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात करता है जो इसमें दिए गए हैं। फिर है द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज नॉट, यानी जब आप इवेल्युएट करते हैं पढ़ाने के बाद लास्ट में जो असेसमेंट इवेल्युएशन का प्रोसेस होता है, तो इवेल्युएशन का क्या पर्पज नहीं है, टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट। ऑब्वियसली ये तो नहीं ही होगा, क्योंकि आप बच्चों को मतलब डरा धमका के थोड़ी ना पढ़ाएंगे। सो टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर्स, या फिर उनको नहीं आता तो आप बोल दें कि इस बच्चे को तो समझ आ गया, तुझे क्या हो रखा है। सो उस तरीके के, या फिर उसको स्लो लर्नर का टैग जो है आप लेबल कर दें, टैग दे दें। या टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमिडिएशन, या फिर जिसको जरूरत है आप उसको आइडेंटिफाई करें, ये इवेल्युएशन का प्रोसेस का पर्पज नहीं है। सो ये तीनों ही इवेल्युएशन के पर्पज नहीं है। सो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स डज द आरटीई 2009 एक्ट हैव। सो ऑब्वियसली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। सो आरटीई 2009 में कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 टॉक्स अबाउट नो कैपिटेशन फी। हमने 3-4 क्वेश्चन पहले ही बात की थी कि स्कूल जो है वो कैपिटेशन फीस चार्ज नहीं कर सकते। सो ये किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 12, 13, 14 और 15। सो आंसर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है दैट स्कूल जो है वो कैपिटेशन फीस चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 डिस्क्राइब्स दैट एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ एज शुड नॉट बी द हर्डल इन द एडमिशन। यानी अगर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या उसकी एज कितनी है उसका प्रूफ नहीं है तो आप उसको एडमिशन ना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किस में मेंशन है कि एब्सेंस जो है अगर उसके पास नहीं है तो ये हर्डल नहीं होना चाहिए एडमिशन में, एडमिशन तो उसको मिलेगा ही। सो सेक्शन 12, 13, 14 और 15, 13 की तो हमने अभी अभी बात की थी कि ये कैपिटेशन फी से रिलेटेड है। सो 14 सेक्शन में क्या बात की गई है कि प्रूफ ऑफ एज जो है वो हर्डल नहीं होना चाहिए एडमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्लास 6 to 8 वन हेड टीचर इज रिक्वायर्ड व्हेन टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स एक्सीड्स। जब हमने कुछ क्वेश्चन पहले 1st to 5th की बात की थी तो हमने देखा था कि 150 बच्चे से अगर ज्यादा हैं, 150 से ज्यादा हैं तो एक हेड टीचर होना चाहिए, और वो हेड टीचर भी जो उनका प्यूपिल टीचर रेशियो है यानी 5 टीचर्स जब अपॉइंट हो गए उसके अलावा है, तो वो 5 के अलावा एक हेड टीचर होगा। तो अब 6 to 8 में वो क्या है कि कितने स्टूडेंट्स को एक्सीड करेंगे, 100, 150, 200, 120। सो इसका आंसर जो है वो 100 हो जाएगा। 1st to 5th की जब हम बात करते हैं तो जब 150 से ज्यादा बच्चे हों तब हम हेड टीचर अपॉइंट करेंगे अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट, और जब 6 to 8 की बात करते हैं तो हम 100 स्टूडेंट से ज्यादा होते ही हेड टीचर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या है, वो वीकर सेक्शन का मतलब पूछा गया है यहाँ। फर्स्ट है अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लो, यानी जिनकी एनुअल इनकम कम है वो पेरेंट्स क्या होंगे, वो बच्चा क्या, उन पेरेंट्स का बच्चा क्या होगा, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन।
या फिर अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो बीपीएल से नीचे हैं, बीपीएल के अंडर आते हैं, ठीक है, वो बच्चा क्या होगा, वीकर सेक्शन से रिलेटेड होगा। या फिर है अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स whose annual income is lower than the minimum limit specified by appropriate government, यानी जो गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है उससे नीचे अगर एनुअल इनकम है पेरेंट्स की तो वो क्या होगा, वीकर सेक्शन से रिलेटेड होगा। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, या जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के अंडर जो पेरेंट्स आते हैं उनका जो बेबी होगा, उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम इज लोअर देन द लिमिट, जो मिनिमम लिमिट है, और वो मिनिमम लिमिट कौन स्पेसिफाई करता है, वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट है विच एजेंसी हैज बीन असाइंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन एट नेशनल लेवल, यानी कौन सी एजेंसी है जो मॉनिटर करती है चाइल्ड का जो राइट टू एजुकेशन है उसको नेशनल लेवल पे, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई और एनसीपीसीआर। सो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एनसीपीसीआर। कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने बात की थी कि स्टेट लेवल पे एससीपीसीआर है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और नेशनल लेवल पे क्या हो जाएगी, एनसीपीसीआर। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ आरटीई या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 टॉक्स अबाउट टीचर्स ड्यूटी। सो टीचर की ड्यूटी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात करता है, हमने कैपिटेशन फीस के सेक्शन की बात की जो कि सेक्शन 13 होगा, उसके बाद हमने एक और सेक्शन की बात की थी, और नेक्स्ट है कि टीचर की ड्यूटी कौन सी सेक्शन में मेंशन है। ऑप्शंस है 22, 23, 24 और 25। सो 24 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सेक्शन 24 जो है वो टीचर्स की ड्यूटी जो है वो क्या होनी चाहिए आरटीई एक्ट में, उससे रिलेटेड बात करता है। नेक्स्ट है क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 आर सो unaffected as RTE does not affect the average age of child class in a school, या फिर जेंडर वाइज मोर होमोजेनस हो जाएंगे, या एज वाइज होमोजेनस हो जाएंगे, या एज वाइज हेट्रोजेनस हो जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम बात करते हैं जब आरटीई एक्ट की बात करते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चे, अगर किसी बच्चे ने 6 साल में एडमिशन लिया, साथ में ड्रॉप आउट कर लिया, या फिर उसने एडमिशन लिया ही नहीं है 10 साल तक, तो 10 साल की उम्र में देखा जाए तो उसको फर्स्ट क्लास में बिठाया जाना चाहिए, लेकिन आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको एज वाइज बिठाना है, ठीक है। तो आप एज वाइज उसको स्पेशल क्लासेस देके उसको उस लेवल तक लेके आएंगे, और फिर उसको जो उसकी एज के हिसाब से जो क्लास है उसमें बिठाएंगे। तो ये क्या हो गया, एज वाइज आप होमोजेनस बना रहे हैं, यानी 6 to 14 की 6 क्लास में है तो बच्चा फर्स्ट क्लास में, 6 साल का है तो फर्स्ट क्लास में होगा, 7 साल का है तो सेकंड क्लास में होगा, तो ऐसे 14 तक जो है वो होमोजेनस बनाया गया है, तो आंसर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और आरटीई एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 3 में बात की गई है कि हर एक चाइल्ड जो कि 6 से 14 साल का है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 14 साल की एज तक उसको क्या देनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन जब तक उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। सो ये सेक्शन 3 में मेंशन है, और जब 6 से 14 साल की बात हो रही है तो ये एज वाइज होमोजेनस बना रहा है क्लासरूम्स को। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो प्लान टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, communicate the child's progress to different stakeholders, map changes in the child's learning and development, inculcate the fear in minds of pupil so that they are able to perform better. So इन्होंने पूछा है नोट, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये ध्यान रखने हैं कि नोट पूछा जा रहा है या नहीं। सो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सो ऑब्वियसली अगर और कुछ नहीं भी पता हो तो फियर इनकलकेट करने का ऑब्जेक्टिव तो नहीं ही होगा कि आप उनको क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में भय डाल रहे हैं या फियर डेवलप कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं कि वो, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो 21A की हम बात कर रहे हैं जो आरटीई एक्ट 2009 से इंक्लूड किया गया, तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ।
85th, 86th, 42nd या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 फॉर क्लास 6 to 8 इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर आर। तो छठी से 8वीं तक के लिए इंस्ट्रक्शनल आवर्स पूछे हैं और पूरे साल में पूछे हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं 500, 800, 1000 या फिर 1200 आवर्स। और ये ध्यान रखिए 6 to 8, क्योंकि दो कैटेगरीज बन जाती है जब हम आरटीई एक्ट की बात करेंगे, एक 1st to 5th की और एक 6 to 8th की। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी पूछी जा रही है आपसे क्वेश्चन में। सो 6 to 8 के इंस्ट्रक्शन आवर्स जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर हम 1st to 5th की बात करेंगे तो वो ऑप्शन अलग होगा फिर हमारा, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम वन ऑफ द डैश कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। 135, 136, 137 या 138। सो आंसर जो है वो इंडिया 135वां देश बना था, तो फर्स्ट जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। सो 135वां देशों में से एक जो है वो भारत बन गया था जिन्होंने फंडामेंटल राइट जो है वो बच्चे का एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया था। फिर अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 फॉर क्लास 1st to 5th नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए। हमने 6 to 8th की बात की थी जब हमने बोला था 220 दिन होने चाहिए पूरे साल में मिनिमम। जब हम 1st to 5th की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 200, बी 220, 240, 180। सो आंसर जो है वो इसका 200 हो जाएगा। अगर हम 6 to 8th की बात कर रहे हैं तो वो 220 हो जाता। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ एसएमसी। सबसे पहले तो एसएमसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। एक एसएमडीसी भी होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सो एसएमसी के जब हम चेयरमैन की बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, तो चेयरमैन कौन होगा, स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, किसी भी बच्चे का पेरेंट या फिर टीचर। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। पेरेंट जो है वो क्या होगा, किसी भी बच्चे पेरेंट को चेयरमैन बनाया जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। नेक्स्ट है अ स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम क्लास 3rd एज्ड 13 years will have to be admitted to which class as per RTE Act 2009। अगर इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मली वैसे तो बहुत रेयर पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाता है तो इसमें क्या आएगा, जब हम बोल रहे हैं कि 6 से 14 साल की बात कर रहे हैं हम, 6 से 14 यानी कि 6 साल का बच्चा किस में होगा, फर्स्ट क्लास में, 7 साल का सेकंड क्लास में। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे कि 13 साल का बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 6 से तभी तो होमोजेनस बोला गया है ना, कि अगर 3rd क्लास तक बच्चे ने पढ़ा और फिर ड्रॉप आउट हो गया, स्कूल से बाहर निकाल लिया पेरेंट्स ने, अब 13 साल का है वो बच्चा और अब उसको एडमिशन दिलाना है वापस से, तो वो कौन सी क्लास में एडमिट किया जाएगा, तो वो 7th क्लास में एडमिट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको, क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि 6 से 14 साल की हम बात कर रहे हैं आरटीई एक्ट में, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा, तो आपको ऑब्वियसली आप क्लास वाइज देख लेंगे कि कितने साल का बच्चा कौन सी क्लास में एडमिट करवाया जाएगा। डिसेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, अवॉइड करें या नन ऑफ द अबव। सो डिसेबिलिटी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। NCF 2005 recommends that 25 to 40% of the questions should be on, यानी NCF 2005 के अकॉर्डिंग वो क्या रेकमेंड करता है कि 25 से 40% क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या नन ऑफ द अबव। सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं जब 25 से 40% क्वेश्चन की, कौन, NCF 2005। नेक्स्ट है NCF 2005 स्टेट्स दैट द बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन, यानी किसी को रीअपियर आ गया या फेल हो गया बच्चा, तो री एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाना चाहिए, इमीडिएटली, आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 month या नन ऑफ द अबव। तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो इमीडिएटली कंडक्ट किया जाना चाहिए, ताकि अगर उसमें बच्चा इमीडिएटली पास होता है तो वो बाकी बच्चों के साथ ही कंटिन्यू कर पाए अपनी एजुकेशन को। ये ना हो कि आप अगले साल उसका एग्जाम ले रहे हैं, उसको अगले साल जाके मौका मिल रहा है। सो इमीडिएटली कंडक्ट करेंगे आप अकॉर्डिंग टू NCF 2005। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड NCF एज अ मीन्स ऑफ इवॉल्विंग अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन,
यानी कि एनसीएफ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम की तरह एक फ्रेमवर्क दिया गया है एनसीएफ का, तो वो किसने प्रपोज किया था? एनपी 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये जो एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्लान बोल देते हैं, सो 1992 या ऑल ऑफ द अबव। सो ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसने एनसीएफ को प्रपोज किया था। एनसीएफ proposes the evaluation system should be based on, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो हम इवेल्युएशन करते हैं बच्चे का अकॉर्डिंग टू एनसीएफ? मार्क्स के ऊपर, ग्रेड्स पे, या दोनों मिलने चाहिए, मार्क्स भी और ग्रेड्स भी, या नन ऑफ द अबव? तो वो ग्रेड्स की बात करते हैं, मार्क्स की बात नहीं करते। ग्रेड में एक पर्टिकुलर रेंज आ जाती है, सो वो कि इतने से इतने जो रेंज है उसमें ए ग्रेड मिलेगी, बी ग्रेड मिलेगी। तो एनसीएफ ने ग्रेड को प्रपोज किया है इवेल्युएशन सिस्टम की तरह। नेक्स्ट है एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरीज शुड बी केप्ट ओपन। तो आप लाइब्रेरीज को कब खोल के रखेंगे? सिर्फ स्कूल आवर्स में, या वेकेशंस के दौरान भी, या आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आप हर टाइम वो जो है अवेलेबल होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। As per the model rules, an upper primary school should be located within dash kilometer फ्रॉम दी हैबिटेशन, यानी जहां बच्चा रह रहा है उसके आसपास कितने एरिया में जो है अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अपर प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये लोअर प्राइमरी या सिर्फ प्राइमरी लिखा जाता है प्राइमरी स्कूल, तो ये आंसर अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इफ द एसएमसी ऑफ अ स्कूल हैज 20 मेंबर्स, यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 20 मेंबर हैं, देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द एसएमसी विल बी। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी होंगी उसमें? 5, 4, 10 और 12। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाफ जो है मेंबर्स क्या कौन होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। तो इस जितने भी मेंबर्स हैं उसका हाफ हो जाएगा, तो 20 मेंबर्स हैं तो 10 वुमेन होनी चाहिए। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। Malpractices in examination can be avoided by keeping invigilator from, यानी कि जो माल प्रैक्टिसेस या जो चीटिंग होती है एग्जाम में उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? कि आप इन्विजिलेटर कहाँ से लाएं? खुद के ही स्कूल से रख लें, या दूसरे स्कूल से बुलाएं, या दोनों, कुछ खुद के हों कुछ दूसरे स्कूल के हों, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली अगर आपको अवॉइड करनी है चीटिंग, क्योंकि हो सकता है अगर आप खुद के स्कूल से रखें तो टीचर बायस्ड हो किसी स्टूडेंट के लिए। सो बी जो है वो सही आंसर होगा, अदर स्कूल, यानी इन्विजिलेटर जो है वो दूसरे स्कूल से आना चाहिए जो किसी भी बच्चे को नहीं जानता होगा, तो वो अवॉइड चीजें जो है वो ज्यादा अवॉइड होंगी जो माल प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन में। व्हाट आइडेंटिटी शुड द टीचर एजुकेशन फोकस ऑन? तो किस पे फोकस किया जाना चाहिए जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं? तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी पे, इंडिविजुअल आइडेंटिटी टीचर की, या एजुकेशनल आइडेंटिटी, या ऑल ऑफ द अबव? तो जब आप टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी के ऊपर आप फोकस करेंगे कि आप प्रोफेशनली कैसे बेटर कर सकते हैं टीचर को, उसको जब आप टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005 वाज। सो कौन थे चेयरमैन जो है वो एनसीएफ 2005 की कमेटी के? सो ऑप्शन जो है वो इसका ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल जो है वो चेयरपर्सन थे। NCERT reviewed the NCFSE 2000 in the light of the report, यानी NCERT ने ऑब्वियसली NCERT ने दिया है NCF जो है, सो वो NCFSE 2000 जो इन्होंने रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद NCF 2005 आया, वो कौन सी रिपोर्ट के ऊपर प्रकाश डालते हुए देखा किया गया रिव्यू? सो फर्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विद बर्डन, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन एक रिपोर्ट थी जो कि प्रोफेसर यशपाल ने ही जो है वो पब्लिश करवाई थी। सो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है उसके बेसिस पे रिव्यू किया गया था। RTE Act 2009 is based on which article of Constitution of India? So किस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है? आर्टिकल 35, 45, 55 या 21? सो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्टिकल 45, जो कि डीपीएसपी के अंडर आता है। डीपीएसपी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल पे, आप देख लीजिएगा। सो डीपीएसपी आर्टिकल 45। अब आपको कंफ्यूजन कई बार कहाँ हो सकता है कि हमें ये ध्यान रहता है कि 21A जो है वो इंक्लूड हुआ था, या 21A कहीं ना कहीं रिलेटेड है आरटीई एक्ट से।
सो कंफ्यूजन में आप कहीं इसको आर्टिकल 21 करके आए, क्योंकि आर्टिकल 20 ये जो आर्टिकल 45 है इसमें बात की गई थी कि आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की, और वो फिर इसको बेसिस बनाते हुए इसको ऑब्वियसली जब यहाँ से हटा के जब आपने फंडामेंटल राइट में रख दिया कोई आर्टिकल तो वहां से रिपील हो गया, तो आर्टिकल 21A जो है फिर वो इंसर्ट हुआ था, लेकिन बेसिस क्या है आर्टिकल 45। In a SMC, the percentage of actual parents will comprise at least, यानी कि जब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जिसका चेयरपर्सन हमने किसको बताया था, पेरेंट होगा कोई भी, सो उसमें एक्चुअल पेरेंट्स कितने होंगे, कितनी परसेंटेज जो है वो पेरेंट्स की इंक्लूडेड होगी, 50, 80, 75 और 40। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 75% जो है वो पेरेंट्स होंगे और हाफ जो है वो फीमेल होंगी, ये ध्यान रखना है। NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of school, यानी कि बच्चे फेल नहीं होते, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो क्या है, फेलियर ऑफ स्कूल है, यानी स्कूल की नाकामयाबी है, स्कूल की गलती है, वो बच्चे की नहीं है, क्योंकि शायद स्कूल में जो टीचर्स हैं या स्कूल जो है वो उसको उस तरीके से नहीं सिखा पाया। सो ये NCF 2005 बात करता है, तो आप इस पे एग्री करते हैं, स्ट्रॉन्गली अग्री, डिसअग्री या स्ट्रॉन्गली डिसअग्री। सो ऑब्वियसली ये बच्चे का फेलियर नहीं है, ये जो उसको पढ़ा रहा था या जो स्कूल है उसका फेलियर होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली अग्री। नेक्स्ट है द लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर, तो जब अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है तो लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कॉम्प्रिहेंशन, रेफरेंस, एपिस्टेमिक या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Next, if a teacher is not professionally qualified, after how many years of RT implementation will he have to possess the required qualification? यानी कि जब RT एक्ट 2009 में आया था और वो एनफोर्स हुआ, जब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, तो अगर उस टाइम पे जो चीजें मेंशन की गई हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर की, अगर टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो कब तक जो है उसको वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कई बार होता है ना कि जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए होते हैं उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आप इस टाइम पीरियड में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अगर कोई नई क्वालिफिकेशन एडअप होती है तो। सो उसी की बात की गई है, तो कब तक जो है उनको ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास, विद इन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। सो आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विद इन 5 ईयर्स जो है वो क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। As per the model rules, a primary school should be located within kilometer from the habitation. हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अपर प्राइमरी की, और अपर प्राइमरी जो है वो कितने किलोमीटर के अंडर बताया था हमने, 3 किलोमीटर। लेकिन प्राइमरी स्कूल ऑब्वियसली अपर प्राइमरी 6ठी से 8वीं था, अब प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो उससे तो विद इन उससे तो पास ही होना चाहिए ना, अगर क्योंकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चे एज कंपैरिजन टू फर्स्ट टू फिफ्थ तो बड़े ही हैं, तो वो जा सकते हैं विद इन 3 किलोमीटर या उनको ले जाया जा सकता है। सो जब हम प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो आंसर 1 किलोमीटर होगा, जब हम अपर प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो आंसर 3 किलोमीटर होगा। As per the provisions of RTE, the nodal academic authority of state will be, so nodal academic authority कौन होगी स्टेट लेवल पे, NCERT, डाइट, SCERT, NCTE। तो RTE के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो C हो जाएगा, SCERT स्टेट लेवल पे क्या होगी, नोडल एकेडमिक अथॉरिटी होगी। NCF 2005 को एक्सपेंड कीजिए, सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क या नन ऑफ द अबव, आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। According to NCF 2005, major shift in education is from teacher centric to, यानी टीचर सेंट्रिक से किधर शिफ्ट होना है हमें, लर्नर सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट सेंट्रिक नहीं होगा, पेरेंट सेंट्रिक, पेरेंट पे थोड़ा ना फोकस करेंगे हम एजुकेशन जब बच्चे की कर रहे हैं, सो वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू, यानी अगर आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग सिखाना चाह रहे हैं तो कौन सी जो है इनमें से ऑप्शन होगा जो कि क्या करेगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहेगा, ओपन डिस्कशन, क्लोज डिस्कशन, नो डिस्कशन, नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली नो डिस्कशन, यानी आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे तो क्या डिसीजन मेकिंग सीखेगा बच्चा, सो ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि आप अपने अपने विचार रख सकें, सो ओपन डिस्कशन ए जो है इसका सही आंसर होगा।
अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन। तो जब टीचर जो है वो बच्चे को किन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए टीचर को, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को हर वे में, हर कॉन्टेक्स्ट में टीचर क्या करेगा, कोशिश करेगा समझने की। 61 क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 डिस्क्राइब्स द प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट टू चाइल्ड। यानी फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चे की, वो प्रोहिबिटेड है, मनाही है उसके लिए। तो कौन सी सेक्शन में ये मेंशन है? सेक्शन 17, 18, 24 और 27। सो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, सेक्शन 27। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद हो तो आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है उसकी। सो ये ध्यान रखना है वहां से भी थोड़ा कनेक्ट करके कि वो भी चीज प्रोहिबिटेड है और यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड है फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट, कि आप बच्चे को हाथ भी नहीं, हाथ लगाना तो दूर, आप उसको मेंटली भी जो है कुछ नहीं बोल सकते कि कहीं मेंटली बच्चा जो है वो परेशान हो जाए, तो आप मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 डिस्क्राइब्स पीटीआर, प्यूपिल टीचर रेशियो। वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? सो सेक्शन 25, 26, 24, 27, 24 की हमने बात की है अभी कुछ टाइम पहले कि टीचर की ड्यूटीज जो है वो 24 में मेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, प्यूपिल टीचर रेशियो, कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होंगे। RTE Act 2009 stipulates that learning should be restricted to core scholastic subjects, यानी कि restricted होनी चाहिए वो particular कहीं तक, सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, कि आप उसको सपोर्ट करें कि एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाए बच्चों को, थ्रू एक्टिविटीज इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए तब लर्निंग अच्छे से होगी। केयरफुल एंड फ्रीक्वेंट असेसमेंट, केयरफुल असेसमेंट होना चाहिए प्लस फ्रीक्वेंट भी होना चाहिए कि जल्दी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जल्दी जल्दी असेसमेंट किया जाए ताकि पता चले कि कहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? सो लर्निंग शुड बी थ्रू एक्टिविटीज इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, क्योंकि फ्रिक्वेंट का कोई तुक नहीं बनता, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोचिंग जो है वो नेगेटिव चीज हो गई, और रेस्ट्रिक्टेड आप कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज हो या को स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट्स हो, सो आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। Which section of RTE Act 2009 talks about 25% reservation for EWS children in private school? यानी प्राइवेट स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये कौन सी सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 12, 13, 14 और 15। सो इसका आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। सेक्शन 12 में 25% रिजर्वेशन मेंशन है। उसके बाद हमने 13 में कौन से 13 सेक्शन में क्या मेंशन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पहले ही सेक्शन 13 की बात करके आए हैं। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 स्टैंड्स फॉर। सो कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्योंकि हम तो सिर्फ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 तक बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। सो ये इसका एग्जैक्ट सही नाम है। Which of the following is not addressed in the RTE Act 2009? किसके बारे में बात नहीं की गई है? ये क्वेश्चन भी काफी सारे स्टेट टैट्स में पूछा गया है। So providing training faculty for teachers, education after 14 years, deciding the academic calendar, ensuring admissions to children of migrant. सो इसमें बी जो है वो, यानी कि 6 से 14 साल की बात की गई, 14 के बाद क्या एजुकेशन रहेगी वो नहीं बात की गई। हाँ, एक्सेप्शन में 14 साल 6 से 18 की बात की गई है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, लेकिन इन्होंने एज इन पर्टिकुलरली सिर्फ 6 से 14 साल की एजुकेशन की बात की है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। The right to free and compulsory education for children between the age group of 6 to 14 has been included in the Indian Constitution. So अब Indian Constitution में 6 से 14 साल के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 26, 15, 21, 21A। सो 21A जो है वो इंसर्ट किया गया था। सो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। According to Right to Education Act 2009, what is minimum number of working hours per week for a teacher? और जब हम इंस्ट्रक्शनल आवर्स की भी जो है वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो प्लानिंग आवर्स हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर ये ब्रैकेट में ना भी मेंशन हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट प्लानिंग आवर्स उनमें मेंशन होंगे, इंक्लूड होंगे। सो क्या आंसर रहेगा? 45, 43, 35 और
40। सो आंसर ए जो है वो आंसर होगा 45 आवर्स वीक में टीचर को मिलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की उसको 45 घंटे तो ओवरऑल काम करना ही है। तो यूजुअली 40 टू 43 के बीच में टीचर्स की वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। वर्किंग आवर्स इन द सेंस कि वो पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर्स एडजस्ट होते हैं, प्लस उनके बाकी के जो आवर्स हैं उनको प्लानिंग आवर्स में इंक्लूड कर लिया कि प्लानिंग आवर्स बोल दिया जाता है। Which section of Right to Education Act 2009 talks about the prohibition of deployment of teachers for non-academic process with some exceptions? यानी कि RT Act 2009 में कि टीचर्स को नॉन एकेडमिक प्रोसेस में आप जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑल्दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो बात है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए टीचर्स का किसी और नॉन एकेडमिक प्रोसेस के में डिप्लॉय ना किए जाएं वो, और उनका ध्यान सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पे ही रहे, वहीं तक लिमिटेड रहे कि बच्चों के ऊपर फोकस रहे। तो ये कौन से सेक्शन में मेंशन है? 22, 24, 27, 25। तो इसका आंसर 27 हो जाएगा, क्योंकि 24 में हमने टीचर्स की ड्यूटीज की बात की थी, अगर आपको ध्यान हो। शायद 25 में हमने किसकी बात की थी? प्यूपिल टीचर रेशियो की। सो 27 में ये मेंशन है, और ये जो एक्सेप्शन है ये भी वहां मेंशन है कि कहां कहां पे कौन कौन से नॉन एकेडमिक प्रोसेस में टीचर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। Right to Education Act 2009 states that teachers shall perform which of the following duties? टीचर की कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए? मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, यानी टीचर जो है रेगुलर रहें, पंचुअल रहें, टाइम से स्कूल आए। कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, जो करिकुलम उनको दिया गया है उसको अच्छे से कंडक्ट करके कंप्लीट करवाएं। कंप्लीट द एंटायर करिकुलम इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ऑब्वियसली अगर 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल में ही कंप्लीट करवाएंगे ना, उसके बाद कंप्लीट करवा के क्या फायदा। सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी ही टीचर की ड्यूटी है कि वो रेगुलर रहे, पंचुअल रहे, और करिकुलम जो है वो टाइम से स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करवाए। As per RT Act 2009, how many teachers will be provided in a school having classes 1st to 5th and a total of 65 students? तो ये क्वेश्चन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए? प्यूपिल टीचर रेशियो पता होना चाहिए जब हम 1st to 5th क्लास की बात करते हैं। तो जब 1st to 5th क्लास की बात कर रहे हैं तो 30:1 है प्यूपिल टीचर रेशियो। 30 यानी 30 + 30 60 बच्चे, यानी 2 टीचर 60 से ऊपर हो गए तो 3 टीचर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सी। According to NCF 2005, teachers are not required in the school. Only teachers are required. Media and educational technologies are significant, but teacher remains the central point. मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन टीचर्स। तो क्या आंसर रहेगा? एनसीएफ जो है 2005 वो बोलता है कि मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज सिग्निफिकेंट है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन मेजर क्या है? टीचर ही सेंट्रल रहेगा, क्योंकि बुक्स तो हर जगह होती है ना। अगर आपको बुक से समझ आ जाए तो आपको टीचर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टीचर जो है वो हमेशा सेंट्रल रहेंगे, उनकी हमेशा जरूरत रहेगी, चाहे ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम हो, या मीडिया टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए आगे, लेकिन टीचर का प्लेस जो है वो हमेशा टीचर का रहेगा, और टीचर जो है वो सेंट्रल प्लेस में रहेगा। सो सी जो है वो इसका ऑप्शन होगा। टीचिंग शुड एम एट, टीचिंग का क्या एम होना चाहिए? रीडिंग द लेसन्स इन टेक्स्ट बुक, कि बस टेक्स्ट बुक में से पढ़ के बता दिया। गिविंग होमवर्क और इवेल्युएशन टेस्ट, होमवर्क दे देना और फिर इवेल्युएट कर लेना, या बोथ ए एंड बी। एनहेंसिंग चाइल्ड्स नेचुरल डिजायर एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न, एनहेंस करना है जो बच्चे की नेचुरल डिजायर्स है कि वो क्या करना चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटजीज बनाना कि उसको कैसे सिखाया जाना चाहिए। सो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर है नेक्स्ट 74th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज टू, ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स में देखा गया है। सो मेन गोल क्या होना चाहिए, क्या होगा मैथमेटिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005? सो न्यूमेरिक स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, या एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना, नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, यानी एनालिटिकल एबिलिटी को इंक्रीज करना या उसको और बढ़ावा देना कि कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, या मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। सो बेसिकली अगर थॉट प्रोसेस पे फोकस रहा तो ये सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी। सो आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा।
It is more useful to know how to mathematize than to know a lot of mathematics. यानी आप mathematize कैसे करेंगे, जैसे इसका आंसर था ना कि mathematize the child's thought process. So वो ज़्यादा ज़रूरी है rather than कि आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स आता है. तो ये स्टेटमेंट किसने कही है वो आपको बताना है. पियाजे, वाइगोट्स्की, जॉर्ज पोलिया या फिर डेविड विलर. सो ये डेविड विलर ने ये स्टेटमेंट कही है. बहुत बार ये मैथ्स की पेडागोजी में भी पूछ लेते हैं और बहुत बार जो है ये नॉर्मल पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सीडीपी हमारी आती है उसमें भी पूछ लिया जाता है. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज. तो जो एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे देखा जाना चाहिए. सब्सटीट्यूट यानी कि वो टीचर का सब्सटीट्यूट हो सकता है, सप्लीमेंट या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. सो सप्लीमेंट की तरह देखा जाना चाहिए कि टीचर तो है उसके साथ साथ अगर वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ा रहा है तो वो ज्यादा बेटर भी होगा या ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो आंसर क्या हो जाएगा, बी. According to NCF 2005, learning क्या है, डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर. सो कैरेक्टर ऑफ लर्निंग इसमें पूछा गया है. एक्टिव होगी, सिंपल होगी, एक्टिव या सोशल, पैसिव या सिंपल, पैसिव या सोशल. सो सोशल होगी और एक्टिव होगी. सो बी जो है वो आंसर हो जाएगा. In NCF 2005, under the heading Examination Reforms, which of the following reforms has been suggested? तो किस तरीके की reforms की बात इन्होंने की है. ग्रुप वर्क इवेल्युएशन, CCE, ओपन बुक एग्जामिनेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो इन्होंने हर तरीके के रिफॉर्म्स की बात की गई. इन्होंने बेसिकली एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की हेडिंग में ग्रुप वर्क की भी बात की गई कि आप ग्रुप में भी बच्चे को इवेलुएट करें, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हो, और ओपन बुक एग्जामिनेशन की भी इन्होंने बात की है. NCF 2005 derives its understanding from. So कहाँ से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिराइव करता है. बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थियरीज या ह्यूमनिज्म. सो कंस्ट्रक्टिविज्म की ये बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की ये बात करते हैं. तो बी जो है इसका सही आंसर होगा. हमारा 80th क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005. अगर आपने NCF 2005 कर रखा है तो आपको इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए. वो नेसेसिटी है कि आपने NCF 2005 तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ना पता हो. तो इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है. कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो नॉलेज है उसको जो बाहर की आपकी लाइफ है उससे कनेक्ट करना. एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, यानी जो रट्टे मारने वाले मेथड्स हैं या जो क्रैमिंग है, रोट लर्निंग है, उससे दूर शिफ्ट करना लर्निंग को. मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ, यानी कि क्लासरूम के लाइफ को इंक्लूड करते हुए इंटीग्रेटेड बनाना और फ्लेक्सिबल बनाना, रिजिड ना बनाना. एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओनली फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑलवेज रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक. सो एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड, ये ओनली फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता और ऑलवेज जो है वो क्या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक की भी बात इसमें नहीं की गई है. तो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. फिर है हाउ मेनी एनसीएफ आर देयर टिल नाउ. कितने एनसीएफ अब तक जो है पब्लिश किए गए हैं वो आपको बताना है. 3, 4, 5 और 6. तो 4 जो है वो पब्लिश किए गए हैं. एक 1975 में था, फिर 1988 में, 2000 में, और 2000 वाले को रिव्यू करके लास्ट क्या है अब तक, एनसीएफ 2005. सो आंसर क्या हो जाएगा, बी. अकॉर्डिंग टू NCF 2005, रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी. टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटिव, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, डिक्टोरियल. सो ऑब्वियसली फैसिलिटेटर की तरह काम करता है टीचर, तो फैसिलिटेटिव जो है वो रोल होगा. आंसर जो है वो ए होगा. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन NCF 2005. हमने RTE एक्ट की बात की थी, वो उसमें कितने चैप्टर्स थे, 7. NCF 2005 में कितने चैप्टर्स हैं, तो 5 चैप्टर्स हैं. इसमें आंसर बी हो जाएगा. When did NCERT took a decision to review NCF 2000, यानी कि NCF जो 2000 था उसको रिव्यू करके 2005 आया है. तो वो रिव्यू करने का डिसीजन NCERT ने कब लिया, 19 जुलाई 2004, 19 अगस्त, 19 सितंबर, 19 जुलाई 2005. सो आंसर जो है वो ए हो जाएगा. 19 जुलाई 2004 में एक मीटिंग हुई थी कमेटी की जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि उसको जो है वो रिव्यू करना है. टोटल मेंबर्स इन यशपाल शर्मा कमेटी, जो हमने प्रोफेसर यशपाल शर्मा जो इनकी स्टीयरिंग नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो रही है इसके NCF की, उसके चेयरमैन थे. तो उनके साथ साथ टोटल मेंबर्स कितने थे, 35, 36, 37, 38. तो 38 जो है वो आंसर होगा, 38 मेंबर्स थे.
द एनसीएफ 2005 बिगिंस विद द कोटेशन फ्रॉम एसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। तो आपको एक इस क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन मिल गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे से कोटेशन ली गई है जहां से एनसीएफ 2005 शुरू होता है। सो वो क्या है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस ऐसे है। अब पूछा ये गया है कि इसके राइटर कौन है, कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस जो ऐसे है जिसकी कोटेशन उठा के एनसीएफ 2005 का जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल उसको शुरू किया गया है। सो उसके राइटर कौन है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या अरबिंदो घोष। तो बी जो है वो इनका सही आंसर होगा। जब हम एजुकेशनल थिंकर्स जब हमने पढ़े थे उस टाइम पे भी हमने शायद बात की होगी। रविंद्रनाथ टैगोर की तो बात हमने की है, उसके साथ साथ ये बात आपको ध्यान रखनी है, एनसीएफ 2005 में सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस के एक कोटेशन उठाई गई है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये ऐसे किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इन ईयर। तो जो ये आरटीई एक्ट है ये कौन से साल में इनेक्ट किया गया था? एक होता है एनफोर्स कब किया गया था, एक है एनेक्ट कब किया गया था। सो ये 2009 में इनेक्ट किया गया था, 2010 में एनफोर्स किया गया था। हमारा 88th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर आर। तो अब फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एकेडमिक जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स हैं पूरे साल में वो कितने होंगे, 500, 800, 1000 या 1200। सो वो 800 होंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले 6 to 8 के इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात की थी, वो कितने थे, 1000। तो 800 और 1000 आपको ध्यान रखना है। According to RTE Act 2009, teachers cannot deploy for non-academic work except, हमने एक्सेप्शंस की बात की थी, तो कौन कौन सी एक्सेप्शंस इसमें हैं या नहीं हैं। सो इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग सकती है, पॉपुलेशन सेंसस में लग सकती है, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज में वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं। सो किस में नहीं किए जा सकते, सो एक्सेप्ट, तो इन तीनों में ही किए जा सकते हैं, तो वो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि टीचर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, ऑब्वियस है। पॉपुलेशन सेंसस में भी टीचर्स ही जो है वो घर घर जाके पॉपुलेशन सेंसस की जो जनगणना का जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, और डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज भी टीचर्स की लग सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर है, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 पीटीआर फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ एंड फॉर क्लास 6 to 8 विल बी रिस्पेक्टिवली क्या रहेगा। सो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए हमें पता है 30:1, 6 to 8 के लिए हमें पता है 35:1। तो आंसर सी हो जाएगा। As per the RT 2009, students up to which class cannot be detained, यानी कौन सी क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। सो ये तो सबको ही पता होता है, 8th क्लास इसका आंसर रहेगा। As per RT Act 2009, PTR shall not exceed 40:1 if number of admitted children is above 200। तो दिस रेशो यानी कि जो ये 40:1 है ये किस किस को इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स हेड टीचर एंड फॉर प्राइमरी लेवल, एक्सक्लूड हेड टीचर और ये किसके लिए है, अपर प्राइमरी लेवल के लिए, इंक्लूड हेड टीचर अपर प्राइमरी लेवल या एक्सक्लूड हेड टीचर प्राइमरी लेवल। तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इस रेशियो में हेड टीचर इंक्लूड नहीं होता। हेड टीचर जो है वो, जैसे हमने 150 एक्सीड करके बताया था उस टाइम पे भी बात की थी, तो हेड टीचर एक्सक्लूडेड रहेगा। और जो ये 40:1 और 200 के अबोव की बात हो रही है ये प्राइमरी लेवल पे बात हो रही है। एज पर एनसीएफ 2005 क्राफ्ट शुड बी टॉट एज। तो क्राफ्ट को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, सब्जेक्ट की तरह, प्रोजेक्ट की तरह, क्लासरूम एक्सरसाइज की तरह या ऑल ऑफ द अबव। तो ये प्रोजेक्ट की तरह जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, क्राफ्ट का जो ये टॉपिक होगा या सब्जेक्ट होगा या जो स्किल है क्राफ्ट की वो। फिर है, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ। तो किसके लेवल को रेज करती है, कोग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 95th क्वेश्चन है, रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन कब पब्लिश हुई थी, 1992 में, 93 में, 94 या 1995 में। तो 1993 में पब्लिश हुई थी, 1993 बी जो है वो सही आंसर होगा। Who communicated to the director of NCERT regarding the need to review the National Curriculum Framework for School Education 2000 in the light of report Learning Without Burden? तो किसने जो है कम्युनिकेट किया था डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी को, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, डिफेंस या इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है वो
ये मिनिस्ट्री जो कि अब क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। सो इसने किसको अप्रोच किया, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी ने फिर जो ये एनसीएफएससी 2000 था उसको इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एनसीएफ 2005 लेके आए वो रिव्यू करके। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटीई एक्ट 2009, कितने सेक्शंस हैं इसमें, 37, 38, 39, 40, तो 38 सेक्शंस हैं आरटीई एक्ट 2009 में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स हैव बीन सजेस्टेड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए किस शिफ्ट की बात की गई है। लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर सेंटर्ड, यानी कि लर्नर की ऑटोनॉमी से आप टीचर सेंटर्ड हो जाइए, या टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंट्रिक डिजाइन पे, डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरी पे, फ्रॉम फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग्स एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। सो ऑब्वियसली अगर हम ऑप्शन भी देखें तो लर्नर से टीचर सेंटर्ड की बात नहीं की गई है, टीचर से लर्नर सेंट्रिक की बात की गई है। सो ए तो होगा ही नहीं, तो अगर ए ऑप्शन में नहीं होगा सो सेकंड ये ऑप्शन बचता है हमारे पास, बी, सी और डी। फिर है विच सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट स्कूल टीचर टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस, की जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है वो प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009। अगर वो लेता है तो वो इलीगल होगा। सो क्या इसका सही आंसर होगा, कौन से सेक्शन में मेंशन है ये, सेक्शन 27, 28, 24, 25। देखिए 24 में हमने टीचर की ड्यूटीज की बात की थी, 25 की भी हम बात कर चुके हैं, 7 की भी बात कर चुके हैं, तो आंसर क्या बचता है, 28। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 वाज पब्लिश्ड बाय, सो किसने पब्लिश किया था, सो इसका आंसर होगा बी, एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था। सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ रिवाइज हुआ होगा, कुछ हेल्प हुई होगी, और आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस सही मिले वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इनकलकेट लर्निंग।